Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start our new subject, that is transmission and distribution, and today we are going to study about power system. What is power system? Bulk and micro power grids and indoor and outdoor substations. Power system, bulk and microgrid, indoor and outdoor substation. पावर सिस्टम. सो पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम मतलब सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अबाउट पावर सिस्टम. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्राइव हुए हैं, वो मेरे वर्ड्स ड्राइव हुए हैं पावर सिस्टम से. इवन जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के सारे ही सब्जेक्ट्स मेरे ड्राइव हुए हैं पावर सिस्टम से. और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा सब्जेक्ट है, वो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पावर सिस्टम का, जिसको कि मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पावर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगी, पावर सिस्टम के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ूंगी. ठीक है, तो पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम है जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग. अब जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या जनरेटिंग, क्या ट्रांसमिटिंग, क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करना एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना इज माय पावर सिस्टम. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम है जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब जनरेटिंग कैसे कर सकती हूँ मैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे कर सकती हूँ? सो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में वी स्टडीड अबाउट द जनरेटर्स. जनरेटर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं. पावर स्टेशन में हम कौन से जनरेटर्स यूज़ करते हैं? वी यूज्ड synchronous generators. Why we use synchronous generators in generating station? Because they run at constant speed and they are used for low speed and high power generation के लिए. ठीक है, we studied about transformers in electrical machines again. तो ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं कि अब मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, अब उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं पर कम डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो वहाँ पे मैं उसको ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ करूँगी, ट्रांसफॉर्मर्स में अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पर यूज़ करूँगी. ठीक है, जनरेटिंग एंड पर भी यूज़ करूँगी कि मैं वहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप करके भेजूँगी. डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड में अगर कहीं पर मुझे कम वोल्टेज देनी है तो मैं वहाँ पे उसको स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, कहीं पर ज़्यादा देनी है तो वहाँ पे मैं उसको स्टेप अप करके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स ड्राइव होते हैं, दे ऑल ड्राइव फ्रॉम पावर सिस्टम. तो इलेक्ट्रिकल मशीन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल मशीन कहाँ से जनरेट हुआ है. मतलब पावर सिस्टम में जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था जनरेटिंग, तो जनरेटिंग से मेरे कौन सा सब्जेक्ट आया? इलेक्ट्रिकल मशीन. फिर मेरा होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे. ठीक है, कि मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे ट्रांसमिट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया. सो अगेन इट इज़ ड्राइव फ्रॉम पावर सिस्टम. हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम पावर सिस्टम. इसमें जो हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं दे आर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उन कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं. देन वी हैव नेटवर्क टेक्नोलॉजी, NT. इट इज़ ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम पावर सिस्टम. सो जो पूरा एक ट्री है, एक हायरार्की है, उसकी जो मेन रूट्स हैं वो है मेरा पावर सिस्टम. सो पावर सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, पावर सिस्टम क्या है? जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. राइट. वन थिंग मोर, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते ही क्यों हैं? What is the use of electrical energy? There are so many branches in electrical, but जो use इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम बाकी किसी भी एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते. सपोज दैट वन डे जब कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा होल वर्ल्ड में,
पूरी लाइट चली जाएगी। उस टाइम पे आपका कोई कंप्यूटर नेटवर्क काम नहीं करेगा। उस टाइम पे आपकी कोई लेथ की मशीन काम नहीं करेगी। उस टाइम पे आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, एक टाइम पे काम नहीं करेंगे। उस टाइम पे आपकी कोई भी कैसी भी आईटी टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। सो उस टाइम पे जो चीज़ काम आएगी उन सबको दोबारा से स्टार्ट करने में वो होगी मेरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल जो मेरा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल जो मेरी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल जो मेरा वर्ड है, वो बेस है हर टेक्नोलॉजी का और हर ब्रांच का। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पावर सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, अब है सबसे पहले बल्क पावर ग्रिड। बल्क पावर ग्रिड क्या करती है कि जब मुझे जो मैंने अपनी पावर को जनरेट किया है वो मुझे बल्क में जनरेट करनी है, मुझे वो लार्ज कनेक्शंस के लिए जनरेट करनी है। A bulk power system BPS is a large interconnected electrical system made up of generation and transmission facilities and their control system. Bulk power system does not include facilities used in local distribution of electrical energy. If a bulk power system is disrupted, the effects are felt in more than one location. So bulk power grid क्या है, bulk power system क्या है कि जब मैं अपनी एनर्जी को, जब मैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो एक तो है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके ट्रांसमिट होके गुड़गांव तक आई। अब गुड़गांव में मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो मेन गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेन गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको मैं बोलूँगी बल्क पावर। अब गुड़गांव के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गाँव हैं, छोटी छोटी बहुत सारी जगहें हैं। अब वहाँ पे जाके उसको जब हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो उन एंड्स को बोलते हैं माइक्रो पावर ग्रिड। और जो मेन गुड़गांव में आके गुड़गांव के अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसको हम बोलते हैं बल्क। एक ही एग्जांपल दिया है मैंने, जबकि जो बल्क होती है वो इससे बड़े स्केल पर काम करती है। बल्क पावर ग्रिड या बल्क पावर सिस्टम में हम जब यूज़ करते हैं जब मुझे लार्ज नंबर ऑफ एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और अगर इस केस में फॉल्ट आता है तो वो मेरा मोर देन वन लोकेशन पे होगा। अगर बल्क पावर ग्रिड में मेरा फॉल्ट आएगा तो मेरे कंप्लीट गुड़गांव की ही लाइट चली जाएगी, कंप्लीट गुड़गांव में ही एनर्जी का शटडाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव माइक्रो ग्रिड। अब माइक्रो ग्रिड क्या है? A microgrid is a localized group of electricity sources and sinks that typically operates connected to and synchronous with the traditional centralized grid. But can disconnect and maintain operation autonomously as physical and or economic conditions dictate. A microgrid is a group of interconnected loads and distributed energy resources within clearly defined electrical boundaries that act as a single controllable entity with respect to the grid. A microgrid can connect and disconnect from the grid to enable it to operate in both grid connected or island mode. The operation of the microgrids offer distinct advantages to consumers and utilities, that is improved energy efficiency, minimization of overall energy consumption, reduced environmental impact, improvement of reliability of supply network, operational benefits such as loss reduction, congestion relief, voltage control or security of supply, and more cost efficient electricity infrastructure replacement. There is also a psychological aspect rooted in the belief that locality control systems are more likely to make wise balanced choices such as between investments in efficiency and supply technologies. So overall microgrid क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल देके बताया कि मेरी एनर्जी जनरेट होके ट्रांसमिट होके गुड़गांव तक आई, और फिर गुड़गांव में आके जो मैंने एनर्जी को अपनी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो कंप्लीट गुड़गांव में जो मेरी एनर्जी जा रही है, जो मेरी पावर जा रही है, जो मेरी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो है मेरी बल्क पावर। अब गुड़गांव के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि फारूक नगर, ठीक है, फारूक नगर है, खेंतावास है, या फिर कोई भी जगह है, ठीक है। तो
जो पर्टिकुलर गुड़गांव के अंदर जो स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स थी, और जब वहाँ पे उसको फर्दर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो पॉइंट टू पॉइंट थी, एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट, मतलब गुड़गांव से फिर वो एक पॉइंट में गई, फिर गुड़गांव से वो अनदर पॉइंट में भी गई। तो जो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे गई वो पॉइंट्स थे मेरे माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड मोर बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि अगर माइक्रोग्रिड में कभी भी फॉल्ट आता है तो वो सिर्फ एक लोकेशन की एनर्जी, एक लोकेशन की पावर ही मेरी शट डाउन होती है। जबकि अगर बल्क पावर ग्रिड में कोई भी फॉल्ट आता है तो वो कंप्लीट लोकेशन, मतलब उस लोकेशन, कंप्लीट लोकेशन के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी पूरी पावर को शट डाउन कर देता है। ठीक है, माइक्रोग्रिड क्या करता है कि पर्टिकुलर मेन से डिस्ट्रीब्यूट होके वो अलग अलग पार्ट्स में चली गई तो पर्टिकुलर वो उसी पार्ट को इफेक्ट करेगा, उसी लोकेशन को इफेक्ट करेगा। बल्क पावर ग्रिड को हम ऐसे ही स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, उससे शॉर्ट सर्किट होने की मतलब दिक्कत रहती है क्योंकि वो हाई अमाउंट है। ठीक है, उसके साथ में हम ऐसे ही मैनुअली उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं। जबकि जो मेरा माइक्रोग्रिड है इसको हम स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं, इसको हम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, जैसे कि हमें लग रहा है कि किसी लोकेशन पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, किसी लोकेशन पे पावर की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन की पावर को मैं स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकती हूँ। इसमें मैं सेविंग कर सकती हूँ, माइक्रोग्रिड में मैं एनर्जी को सेव कर सकती हूँ, बट बल्क पावर ग्रिड में मैं एनर्जी को सेव नहीं कर सकती हूँ। इसकी कॉस्ट मुझे कम पड़ती है एज कंपेयर टू पावर बल्क पावर ग्रिड के। बट जो माइक्रो ग्रिड है वो मेरी ड्राइव हुई है बल्क पावर ग्रिड से। मतलब बल्क पावर ग्रिड में जब मेरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होकर आई तो उसी से फर्दर मेरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है माइक्रो ग्रिड में, माइक्रो ग्रिड की लोकेशंस पर। आई होप आप लोगों को बल्क पावर ग्रिड एंड माइक्रो पावर ग्रिड क्लियर होगा। बल्क पावर ग्रिड है कि जब मैंने बड़े लोकेशन पे एनर्जी को ट्रांसमिट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। माइक्रो पावर ग्रिड है कि बल्क पावर ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जब उसको मैंने फर्दर और आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो दैट इज माय माइक्रो ग्रिड पावर सिस्टम। देन वी हैव इंडोर सबस्टेशंस एंड आउटडोर सबस्टेशन। अब इंडोर सबस्टेशन क्या है? सबस्टेशंस क्या हैं? सबस्टेशंस मेरे वो हैं जहाँ पे मैं एनर्जी को जनरेट कर रही हूँ या फिर मैं जहाँ एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। सब स्टेशंस जहाँ पे मैं या तो एनर्जी को इधर जनरेट कर रही हूँ या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। अब इंडोर और आउटडोर नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंडोर मतलब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लोकेशन है, इंडोर है वो। आउटडोर मतलब बाहर की तरफ है। सो सब स्टेशन इन विच अपैरेटस इज इक्विपाइड इनसाइड द सब स्टेशन बिल्डिंग, मतलब किसी सब स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जब मेरे इक्विपमेंट्स को रखा हुआ है, ठीक है, सो दैट प्लेस इज नोन एज इंडोर सबस्टेशन। Such type of substations is mainly used for voltage up to 11,000 volt, but when the surrounding air is contaminated by impurities such as metal corroding gases and fumes, conductive dust, etc., their voltage can be raised up to 33,000 volt to 66,000 volt. ठीक है, अब इंडोर सबस्टेशन, एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इंडोर सबस्टेशन मेरी हाई वोल्टेज पे काम नहीं करती है। इसकी एक फिक्स्ड वोल्टेज होती है 11,000 वोल्ट तक, या फिर अगर आउटडोर में अगर मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ इससे अबव में, ठीक है, लेकिन आउटडोर में इम्प्योरिटीज़ है, आउटडोर में वेदर प्रॉब्लम है, वेदर कंडीशंस ख़राब हैं, ठीक है, या फिर कोई भी वहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं, या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, गैसेज हैं, फ्यूम्स हैं, सो उस कंडीशन में मैं इंडोर सबस्टेशंस यूज़ कर सकती हूँ। बट उसमें भी जो मेरी रेंज है वो मेरी फिक्स्ड है 33 to 66,000 वोल्ट तक। नॉट अबव दैट आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडोर सबस्टेशंस, राइट। अब ये मेरा इंडोर सबस्टेशन का मेरा डायग्राम है। इसमें क्या है कि इसमें मैंने अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं। इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कंपार्टमेंट, circuit breakers and operating mechanism compartment, control compartment, main bus bar compartment, compartments for current transformers and cable sealing boxes. टाइप्स ऑफ इंडोर सबस्टेशंस। अब इंडोर सबस्टेशंस के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? सबस्टेशन ऑफ द इंटीग्रिटी
built type. In this such type of substation, the device is equipped on site. In substations, the cell structure is constructed of concrete or bricks. So integrated built type में क्या होगा कि कोई बिल्डिंग के अंदर मेरे इक्विपमेंट्स हैं जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। ये एक सेल स्ट्रक्चर टाइप सबस्टेशंस होते हैं जो कि मेरे सीमेंट के या फिर मेरे ब्रिक्स के बने होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सबस्टेशंस ऑफ द कंपोजिट बिल्टअप टाइप। कंपोजिट बिल्टअप टाइप क्या है कि इन सच टाइप ऑफ सबस्टेशंस फैक्ट्री और वर्कशॉप्स आर बिल्ट बट आर असेंबल्ड ऑन साइट विद इन अ सबस्टेशन स्विच गियर रूम। The compartments of substations are take the form of metal cabinets or enclosures, each of which contains the equipment of one or main connection cell. In such cabinets, an oil circuit breaker, a load interpreter switch, and one or more voltage transformers may be mounted. So इसमें क्या है कि इसमें फैक्ट्रीज या वर्कशॉप टाइप की सबस्टेशंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर की गेयर रूम्स होते हैं। हम जनरेट बाहर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बाहर कर सकते हैं, बट जो उसके कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं दे आर विद इन इंडोर हैं, वो बाहर आउटडोर नहीं है, ठीक है, विद इन अ वर्कशॉप और विद इन अ फैक्ट्री हैं। उसमें मेटल कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर कि मैंने अपने सर्किट ब्रेकर्स को, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स को, लोड इंटरप्रेटर स्विच को, मतलब जो मेरे उसके प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, मेरे ट्रांसमिटिंग लाइन के जो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने इंडोर रखा हुआ है, लेकिन जब जो मेरे को मेन ऑपरेशन करना है वो मैं आउटडोर पे कर सकती हूँ। देन वी हैव यूनिट टाइप फैक्ट्री फैब्रिकेटेड सबस्टेशंस एंड मेटल क्लैड स्विच बोर्ड्स। These are built in electrical workshops and are carried to the site of installation fully pre-assembled. After installation of substations and switchboards, only connections to be incoming and outgoing power circuits are required to be made. अब इसमें क्या होता है, जो मेरे कंप्लीट ऑपरेशन होता है पहले मैं उसको इंडोर परफॉर्म कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं उसको मूव करवाती हूँ, ठीक है, सबस्टेशंस पर, जहाँ पे मेरे सबस्टेशंस एंड स्विच बोर्ड्स के कनेक्शंस होते हैं सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पावर सर्किट के लिए। वहाँ पे मैं उसको असेंबल नहीं करती हूँ, वहाँ पे मैं उसको जनरेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, वो सब चीज़ें प्री असेंबल्ड होती हैं, पहले हो चुकी होती हैं, फिर मैं उसको मूव कराती हूँ लोकेशन पे जहाँ पे मुझे उसको ट्रांसमिट करना है या फिर जहाँ पे मुझे उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ इनकमिंग या आउटगोइंग पावर के लिए मैं उसको वहाँ पे यूज़ करती हूँ, बाकी उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो मेरे सारे प्री असेंबल्ड होते हैं। आउटडोर सबस्टेशन, अ सबस्टेशन विच इज़ यूज्ड फॉर ऑल द वोल्टेजेस लेवल्स बिटवीन 55 kV to 765 kV is called outdoor substation. Such type of substation require less time for construction but uses more space. The outdoor substations are mainly classified into two types, namely pole mounted substations and foundation mounted substations. इंडोर में क्या था कि एक फिक्स्ड वोल्टेज थी, या तो 11, अगर इंडोर में काम कर रही है तो वो सिर्फ या तो 11,000 वोल्टेज पे काम करेगी, या फिर बाहर मतलब आउटडोर की जो गैसेस लीक हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वेदर कंडीशन इज़ नॉट ओके, सो उस कंडीशन में मैं इंडोर यूज़ कर सकती हूँ, बट उसमें भी वोल्टेज रेंज मेरी कितनी थी 33 to 66,000 वोल्टेज ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या है, आउटडोर में क्या है कि आउटडोर में जो मेरी रेंज है वो मेरी बढ़ के हो गई है 55 kV to 765 kV, ठीक है, किलो वोल्ट तक मैं इसमें वोल्टेज को जनरेट कर सकती हूँ या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे टाइम तो कम लगेगा, बट इसके लिए जो मुझे स्पेस चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। इंडोर सबस्टेशन इतनी पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए इज़ नॉट इनफ, और हमें प्रोवाइड भी ईजिली नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस करना, उसका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो लार्ज पावर के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आउटडोर सबस्टेशंस ही यूज़ करूँ, ठीक है। द आउटडोर सबस्टेशंस आर मेनली क्लासिफाइड, अब ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, पोल माउंटेड एंड फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। फर्स्ट वन इज माई पोल माउंटेड एंड सेकेंड वन इज माई फाउंडेशन माउंटेड पोल स्टेशन। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं आउटडोर सबस्टेशन के? ऑल द इक्विपमेंट्स इन द आउटडोर सबस्टेशन इज विद इन द व्यू एंड देयरफॉर फॉल्ट लोकेशन इज ईजियर। आउटडोर में मतलब बाहर जब भी मेरी कोई चीज़ है तो वो मेरे सारे ईजिली व्यूएबल हैं, और अगर कहीं पर भी कोई फॉल्ट होगा तो मैं उसको ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ।
द एक्सपेंशन ऑफ इंस्टॉलेशन इज ईजियर इन दी आउटडोर सबस्टेशन। अब आउटडोर सबस्टेशन का मतलब क्या है कि इसमें इंस्टॉलेशन मेरी ईजी हो जाती है। टाइम रिक्वायर जो होता है मतलब जो सबस्टेशन के लिए जो मुझे सिर्फ बाउंड्रीज करनी पड़ती है, मुझे उसका कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती है, कोई प्रॉपर छतवत नहीं बनानी पड़ती, सिर्फ एक बाउंड्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो सबस्टेशन की कंस्ट्रक्शन होती है वो मेरी ईजी होती है, उसमें मुझे कम टाइम लगता है आउटडोर सबस्टेशन में, ठीक है। इसके अंदर मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए होता है बिल्डिंग मटेरियल के लिए, लाइक स्टील कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो कम होता है, स्विच गियर और इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होती है वो भी मुझे क्या पड़ती है, कम पड़ती है। रिपेयरिंग वर्क इजी होता है, प्रॉपर स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द apparatus सो दैट फॉल्ट अकर एट वन पॉइंट विल नॉट कैरिड ओवर टू द अनदर पॉइंट। इसमें मुझे क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है तो इसमें क्या होता है कि मैं अपने इक्विपमेंट्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रख सकती हूँ कि जब मेरे अगर किसी एक कंपोनेंट के अंदर, एक इक्विपमेंट के अंदर फॉल्ट अकर हो तो वो मेरा दूसरे कंपोनेंट या दूसरे इक्विपमेंट को उस चीज़ से अफेक्ट ना करे। सो इसके टोटल ओवरऑल एडवांटेजेस क्या है कि स्पेस ज़्यादा चाहिए बट स्टिल कंपोनेंट्स सेफ होते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ईजी होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम इजी होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्राइस होता है वो भी कम होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स सारे व्यूएबल होते हैं तो फॉल्ट में ईजिली पता चल जाता है, फॉल्ट लोकेशन ईजियर हो जाती है डिटेक्ट करनी। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटडोर सबस्टेशन। डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है लाइटनिंग सर्जेस। लाइटनिंग सर्जेस क्या है कि जो लाइट, जब जैसे बारिश आती है तो जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, उसकी वजह से मेरे आउटडोर सबस्टेशंस में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। सो उस टाइम पे हम अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही वो है कि हम कंप्लीट पावर को, मतलब जितने भी आउटडोर सबस्टेशन है उस लोकेलिटी के, उसको शट डाउन कर दे। द लेंथ ऑफ द कंट्रोल केबल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सबस्टेशन। अब इसमें हमने पहले एडवांटेजेस में पढ़ा कि जो मेरे इक्विपमेंट होते हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, और एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब इस एरिया में जब मैं कनेक्शंस करूँगी तो मेरी केबलिंग की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन डिसएडवांटेज। Equipment designs for outdoor substations are more costly because outdoor substation equipment require additional protection from the dirt and dust. Yes, अगर मेरे indoor में जो मेरे इक्विपमेंट्स होंगे उनको मुझे इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत कम पड़ेगी बिकॉज वहाँ पे मेरा डस्ट नहीं होगा, मेरे लाइटनिंग सर्जेस नहीं होंगे, ठीक है, डर्ट नहीं होगा। लेकिन आउटडोर में मुझे अपने इक्विपमेंट्स की प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है, उनकी कंस्ट्रक्शन मुझे इस तरीके से करनी पड़ती है कि वो मेरे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके डर्ट एंड डस्ट की वजह से। सो इसमें जो प्रोटेक्शन कॉस्ट है उसकी वो इंक्रीज़ हो जाती है। In spite of the disadvantages, outdoor substations are widely used in power system. पावर सिस्टम में जो मेनली मेरे सबस्टेशंस यूज़ होते हैं वो मेरे आउटडोर सबस्टेशंस ही होते हैं।